सो नेक्स्ट हम दो मैग्नेटिक डाइपोल्स या बार मैग्नेट्स लेते हैं और उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे रख करके कुछ प्रॉब्लम डील करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम में आपको ये कहा कि हमारे पास दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल है और जिनकी मैग्नेटिक डाइपोलमेंट है आपको 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगी S1N1, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है ये हुआ, ठीक है, और इसके सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर के सेपरेशन पे identical magnetic dipole of 1 ampere meter square placed at 2 meter with axis mutually perpendicular to each other। इसका एक्सिस तो ये हुआ और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये S2N2 हो गया, ठीक है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो इनके सेंटर्स के बीच में कितनी देखिए 2 मीटर। तो कहता है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इसका मिड पॉइंट कितना होगा, इससे कितने 1 मीटर पे और इससे भी कितना 1 मीटर पे। मींस ये सेपरेशन आपके पास कितनी आ जाएगी 1 मीटर, और ये बाकी की जो सेपरेशन है ये भी कितनी बच जाएगी 1 मीटर। ठीक है, तो अब आपसे कहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट मिड पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना मिड पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, थोड़ा समझना कि अगर इस बार मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस बार मैग्नेट का ये वाला कौन सा लाइन है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल है साउथ टू नॉर्थ और ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है, जैसे मैंने इसको इसका लिख दिया, बी एक्सियल कितना होता था बताइए, B1 लिख, बी एक्सियल होता था 2km/dq, ठीक है, और डायरेक्शन होती है पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इक्वेटोरियल का रिजल्ट होता था km/dq और डायरेक्शन होती थी एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दो रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो पहले वाला देखिए, ये सेपरेशन आपको 1 मीटर बताई थी। तो इस डाइपोल का ये वाला पॉइंट कौन सी, एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल। तो इसका जो फील्ड है सपोज ये हो गया V1, तो V1 मैंने कितना लिखा, V1 इज इक्वल टू कितना होगा देखिए 2k, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर अलग भी है तो M1 लिख देते हैं, हालांकि M1 और M2 दोनों बराबर दे रखी, कितनी बार बाद में लिख देंगे, और डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसके लिए, तो dq, ठीक है, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, P से B1 की तरफ, अलोंग B1, राइट, ये हो गया B1। एंड अगर इस डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट देखो साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन तो होगी, और ये वाला जो है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये वाली जो लाइन है आपको पता था कि सेंटर से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन। इसका मतलब इस डाइपोल के लिए ये वाली जो लाइन है कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन है, जैसे ये डाइपोल होता था साउथ टू नॉर्थ और ये वाली लाइन क्या कहलाती थी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती थी। तो हमने इसको इस तरह से रख दिया, इसको ये S बोलते हैं और ये N बोलते हैं, इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके लिए कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो इधर की तरफ है S2N2 M2 है ना, तो इसके एंटी पैरेलल, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर की तरफ, तो इसके एंटी पैरेलल, इसके एंटी पैरेलल कहां था, इधर की तरफ, तो ये होगी सपोज B2। अब जब क्योंकि M1 है जो उसका एक्सिस, M1 का एक्सिस और ये किसका M2 का एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो B1 और B2 भी तो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मींस उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो B2 कितना होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर मींस इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना km/dq, और अलोंग इसके डायरेक्शन की इधर की तरफ है PB2, उसके परपेंडिकुलर है PB, तो ये आपस में कैसे हैं, यूजुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैल्यू देखें कि M1 और M2 दोनों ही बराबर है, तो आप ये देखेंगे M1 और M2 दोनों ही कितने दे रखे हैं, 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। एंड D डिस्टेंस भी कितना था, 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस 2 था, ठीक है। तो ये पैरामीटर में आप देखेंगे और B1 और B2 को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि B1 इज इक्वल टू 2km/dq, 2km/dq, ठीक है। M1 और M2 दोनों का मान ले 1, ठीक है, और B2 लिखें तो वो आएगा km/कितना dq, ठीक है। तो इसका मतलब इससे वैल्यू डबल होगी, इससे वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या होगी, डबल। तो ये वाली वैल्यू निकालते हैं कितनी, 2k की वैल्यू कितनी होती है, μ0 और 4π, जिसको कितना बोलते हैं 10⁻⁷। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी है 1 और डिस्टेंस भी कितना है 1 का क्यूब 1 ही हो गया, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁷ और क्या टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड V1। तो V2 क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो V2 कितना आएगा, k की वैल्यू 10⁻⁷, m की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1 का क्यूब 1, तो ये आ गया 10⁻⁷
टेस्ला। आपने ये कहा था कि B2 से डबल वैल्यू कौन सी B1। तो रिजल्टेंट फील्ड निकाले तो आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे ना, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर की तरफ आएगा B रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड निकालना बोलो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 और एंगल उनके बीच में कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो अनरूट टर्म आएगी केवल B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर की। तो इनको अगर आप यूज करते हैं तो B1 कितना है बोलो 2 × 10⁻⁷ और B1 कितना 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ का स्क्वायर इसमें 10⁻⁷ का स्क्वायर इसमें, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के बाहर आ जाएंगे, तो वो कितना आ जाएगा 10⁻⁷ आ गया बाहर। यहाँ से स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर, ध्यान से आगे इसका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना 5, तो ये आपके पास टर्म आ गई वो 5, ठीक है। अदरवाइज इसको आप लिखते थे B1 लिखते मान लो, तो इसको 2B1 लिखते या B लिखते इसको, तो इसको 2B, तो B का स्क्वायर 1 हो गया, B स्क्वायर बाहर आ जाए, और ये 2 का स्क्वायर कितना वो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, तो आप सीधा ये लिख सकते हो √5 × 10⁻⁷ और टेस्ला। तो ये आपका रिजल्टेंट फील्ड होगा, ठीक है। डायरेक्शन में लिखना चाहो तो डायरेक्शन आप कैसे लिख सकते हो रिजल्टेंट की, अगर इस एंगल को हम कितना माने बीटा बता दें, ये वाला जो एंगल है कितना बता दें बीटा, तो रिजल्ट लिखते हैं हम डायरेक्शन का टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू कैसे B2 sin थीटा, थीटा 90 डिग्री ओवर B1 प्लस B2 cos थीटा, cos 90 कितना 0, तो ये वाली टर्म हट जाएगी cos 90 वाली, और sin 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा B2 B1। तो B2 और B1 को कंपेयर करते हैं तो B2 है 1 फैक्टर में 10⁻⁷ और ये 2 × 10⁻⁷ 10⁻⁷ कट जाएगा -7 सॉरी 1/2, तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा 1/2 टेंजेंट बीटा। तो इसका मतलब ये आपके पास हुआ कि टेंजेंट बीटा आपका कितना आ गया 1/2 का मतलब 0.5, तो बीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 0.5, ऐसे लिख करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग 10 की टेबल से देखोगे 0.5 वैल्यू कहाँ आती है, तो वो वैल्यू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू ये जो क्वेश्चन है आपने इस तरह से फॉलो करना। अब इसके बिल्कुल पैरेलल लाइंस के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल्स रखी थी इक्वल स्ट्रेंथ की, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है। कहते दो शॉर्ट मैग्नेट्स है आपके पास P और Q, प्लेस्ड विद देयर एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे की परपेंडिकुलर थी। कहने का मतलब ये हुआ एक तो हो गया आपके पास मैग्नेट छोटा सा P, इसको बोल दिया S1 N1 को, और दूसरे क्या बोल दिया S2 N2 को, उसके परपेंडिकुलर रखा गया, उनके एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, और उनके सेंटर कोइंसाइड करें, सेंटर कोइंसाइड करें, ठीक है। तो एक तो होगी बार P S1 N1 और दूसरी बार होगी आपके पास क्या S2 N2 कितनी Q, और उनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, ये आपको दे रखा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है कि यदि इन दोनों के बीच से रिजल्टेंट फील्ड जैसे यहाँ पे निकाला था फील्ड तो सेपरेशन करके निकाला था, लेकिन अगर बिल्कुल दोनों को एक्सिस पे रख करके रखेंगे तो भी फील्ड इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। तो वो वैल्यू थोड़ी सी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन आएगी तो कोई ना कोई रिजल्टेंट फील्ड। तो कहता है कि वो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो इसका जो प्रोलॉन्ग्ड मैग्नेटिक एक्सिस है P2 P का बार मैग्नेट जो P है, if the resultant field makes 30 डिग्री with the prolongation magnetic axis of P, तो मैग्नेटिक एक्सिस स्ट्रेट था, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, और बढ़ा करके आगे तक जा रहा था, तो इस एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है 30 डिग्री किस पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट फील्ड ये हो गया, ठीक है। तो कहता है कि अगर रिजल्टेंट फील्ड ने 30 डिग्री बना तो रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B2 sin थीटा और B1 प्लस B2 cos थीटा। आपको पहले पता है पैरेललोग्राम का ट्रायंगल का रिजल्ट ले हम उनका यूज किया। सब आप ये कहते हो कि भाई अगर इनके रिजल्टेंट फील्ड निकालें तो ये वाली बार मैग्नेट लेते हैं, तो ये पॉइंट कौन सी लाइन पे एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है उसको क्या नाम देते थे आप B1, क्या नाम देते थे B1। कितना लिखा जाता था B1 इज इक्वल टू 2K और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M1, क्योंकि हमें पता नहीं था कि दोनों बार बराबर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की है या नहीं है, हम कंपेयर करना है। तो कहता है कि कंपेयर M1 एंड M2, M1 और M2 तो मींस दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो 2K M1 बाय डिस्टेंस कितना हो गया BQ, ठीक है, और इसके डायरेक्शन की तरह आ गया अलोंग P1 ठीक, एंड B2 अगर निकालोगे, ठीक है, तो ये वाली जो डाइपोल है इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी, और इसके लिए जो लाइन पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर लाई करा सेंटर से पास इक्वेटोरियल लाइन,
और इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड कितना होता है km/dq और डायरेक्शन होती है एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, तो इसके एंटी पैरेलल इधर की तरफ होगी, ये हो गया आपके पास फोर्स B2। तो B2 हुआ कितना, km2 और बाय कितना dq और डायरेक्शन होगी अलोंग PB2। ठीक है, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकलेगा, B रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं निकला और आपसे ये कह रहा है कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सिस है मींस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ये कहोगे जी नाउ रिजल्टेंट अगर बीटा एंगल बनाता है तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू हुआ B2 साइन एंगल कितना हम दोनों के बीच में, टोटल 90 डिग्री मतलब B2 के बीच में, और B1 प्लस B2 cos 90 0, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी B2 बाय B1। ठीक है, तो B2 और B1 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो B2 तो है km2/dq, तो ये आपने लिखा इक्वल टू km2/dq और डिवाइडेड बाय कौन 2 km1/dq। तो आप बताओ क्या कट गया, k d³ से k d³ कट गया। ठीक है, राइट। तो आपके पास टर्म आई कितनी, ऊपर तो बचा कितना m2 और नीचे बचा कितना 2m1। ठीक है, तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग तो जो टेंजेंट बीटा है वो कितना है m2/2m1, लेकिन आपको बीटा कितना बताया 30 डिग्री एक्सिस के साथ बढ़ा प्रोलॉन्गेशन मैग्नेटिक एक्सिस के साथ। तो अगर बीटा की वैल्यू कितनी यूज करोगे, नाउ सिंस बीटा कितना दे रखा आपको 30 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ क्या यूज करोगे 30 डिग्री इज इक्वल टू m2/2m1। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूं। तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ 30 और टेंजेंट 30 कितना होता है, मतलब 1/√3 इज इक्वल टू m2/2m1। ठीक है, तो m1 को इधर ले जाओ। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m1/√3, यू कैन से 2m1/√3 इज इक्वल टू m2। ठीक है, m1/m2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू √3/2। m1 और m2 का रेशियो है कितना आ गया √3/2। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट है उसको इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना करके दे देगा 30 डिग्री। रिजल्टेंट आपके अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट बीटा, अगर दोनों परपेंडिकुलर थे तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B2/B1 होता है। ठीक है, B2 आपको पता है और B1 दोनों पता है, दोनों पुट कर दिया तो 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 m2/m1, तो उसको आपने सोल्व करके इस तरह से बीटा पुट करके निकाल सकते हैं। तो कुछ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कांसेप्ट क्या है वो समझिए। आपको ये कहा कि कोई बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक लेंथ है वो L दे रखी है और पोल स्ट्रेंथ आपके पास अगर ये साउथ खोले तो माइनस है और ये नॉर्थ खोले तो प्लस है। अब कहता है आपको दो केस हो सकते हैं इसमें। पहला तो ये कि इसको इसकी लॉन्गिट्यूड मींस अलोंग द लेंथ काट दिया जाए, दो इक्वल आपस में ऐसे काट दिया जाए। ठीक, सपोज ये था तो इसको ऐसे काट दिया। दूसरा तरीका ये कि इसके ट्रांसफर एक्सिस मींस परपेंडिकुलर एक्सिस के लोग काट दे दो हाफ, तो दो हाफ बनेंगे। पहले केस के अंदर आपने कहा कि इसके अंदर केवल लेंथ थी जो वो लेंथ हाफ हुई है, तो लेंथ हाफ होगी और पोल स्ट्रेंथ को क्या आपको पता है कि अपने प्रॉपर्टी पड़ी थी कि बार मैग्नेट को स्प्लिट करेंगे तो मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के तो भी आएगा। तो ये प्लस m, सो ये माइनस m और ये प्लस m। ठीक है, ये प्लस m और ये माइनस m। ठीक है, अब इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो इसके कंपैरेटिव इनिशियल तो कितनी थी स्मॉल m इनटू l, अब इनकी जो होगी है वो कितनी होगी m1 और m2 दोनों ही बराबर होगी और कितनी होगी पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो m ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ होगी हाफ ml/2 मींस आपकी जो m1 और m2 है जिसको आप m डैश भी कह सकते हैं, यू कैन राइट इट एज m डैश।
तो m डैश कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सिस्टम को हम क्या बोलते हैं m/2। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यदि अगर आपने सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल को ट्रांसफर एक्सिस के अबाउट काट दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, तो ट्रांसफर एक्सिस के अबाउट काटने के बाद जो दो हिस्से बचेंगे उनकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हाफ हो जाएगी। अब उनको किसी भी तरीके से अरेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। चलिए पहले इक्वेशन के और बेसिस करें। अगर उसको काट दिया जाए अलोंग द लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग काटा तो दोनों पोर्शन की जो लेंथ है वो सेम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली जो पोल थे, पोल की स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, मींस ये आपके पास हो जाएगा सपोज -m/2 और ये +m/2, ऐसे ही ये -m/2 और ये +m/2। अब आप इसको किस तरह से अरेंज करो, इसके साउथ से इसका साउथ करके कर रहे हो, जैसे पहला केस, ये इसके साउथ के रेस्पेक्ट में इसका नॉर्थ कर रहे हो, तो कैसे? तो आप ये कहोगे कि इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m कितनी होगी? पहले तो अगर नहीं स्प्लिट किया था तो कितनी थी, m = स्मॉल m × l। अब कितनी हुई है पोल स्ट्रेंथ, तो कितनी m/2 और लेंथ कितनी होगी सेम l, तो m स्मॉल m × l/2 m डैश हो गया और कैपिटल M डैश आपका ये टर्म क्या है m/2। तो इसके केस में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब इसको अरेंज करने के ऊपर डिपेंडेंट है कि यदि इसी से भी कर सकते हैं या डिफरेंट केस के लिए लेकर के कर सकते हैं कि दो बार है आपके पास, एक की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m1 और दूसरे की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m2। तो दोनों किस तरह से रखा, साउथ को साउथ के साथ, नॉर्थ को नॉर्थ के साथ में चिपका दिया, बांध दिया, ठीक है। और जब इन दोनों को बांध देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो सिस्टम की बनेगी वो कितनी होगी m1 + m2, ठीक है। अगर इस केस को लें, दोनों कैसे जोड़ दें, तो इसकी भी कितनी होगी m1 + m2, तो m1 कितनी m/2 और m2 कितनी m/2, तो m/2 + m/2 कितना m, मींस दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी वाला ये वाला केस। आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो ये तो पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा m1 - m2। फॉर एग्जांपल यदि मैं ऐसे कहता हूं कि m1 तो है 3m एंड m2 है मान लो m, ठीक है। इसके मैग्नेटिक डाइपोल 3 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में, तो उसके केस में m रिजल्टेंट कितना आएगा, देन m will be equal to m1 + m2 कितना हो जाएगा 3m + m, दैट विल बी 4m। इसको 2m ले, इसको m ले, तो 2m + m कितना 3m हो जाएगा। इसके केस में करें तो m = m1 कितना बताया आपने 3m, तो 3m और -m तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2m। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये आ जाएगी आपके पास, इसको हम m रिजल्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, m रिजल्टेंट, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये 3m है और ये m है तो 3m माइनस सॉरी हाँ, ये अगर मान लो 3m है और ये m है तो 3m - m 2m और ये 3m और ये m तो 3m + m 4, ठीक है। जैसा कि जो केस दे रखे हैं, 2p दे रखे हैं, 2m दे रखे हैं और m दे रखे हैं, 2m - m m हो जाएगा, 2m + m कितना 3m हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को जो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, टाइम पीरियड निकाल करके t = इनर्शिया फैक्टर बाय द स्प्रिंग फैक्टर m भी लिखा था, जबकि m मैग्नेटिक डाइपोल और b आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अगर I और P सेम हो उस एक्सिस के अबाउट, I और P क्या हो सेम हो, फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है, और P सेम है, और दो आपके पास क्या है मैग्नेटिक डाइपोल है, एक ये वाला केस हो और एक ये वाला केस हो, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कितनी लिखी जाएगी m1 + m2 करके, इसको कैसे लिखी जाएगी m1 - m2 करके। तो इसका टाइम पीरियड अगर हम मान लें t1 इसके केस में और इसका टाइम पीरियड मान लें t2, ठीक है। तो कह रहे हैं टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। अगर t1 t2 दे दे तो m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा वो भी निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे m1 m2 पहले आपको मेंशन करेगा, तो t1 t2। तो आप यहाँ से देखेंगे 2y भी कांस्टेंट, I और b भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया t is inversely proportional to root of m, ठीक है। और t1 लिखेंगे तो = k और बाय रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा m1 इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, और बाय t2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा ओवर √m2 सॉरी
m1 के क्रॉस m1, m2 के क्रॉस m2, 2 से फिक्स के क्रॉस 2, 1 के 1, ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आता है। ठीक है, तो t1 और t2 को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप t2 by t1 लिखेंगे तो t2 by t1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पे आएगी कौन m2 और यहाँ पे कौन आएगा m1। ठीक है, m1 का मतलब पहले केस की मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले केस की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी है m1 प्लस m2 करके। ठीक है, इसको मींस m रिजल्टेंट पहले m रिजल्टेंट 1 और इसको लिख देता हूँ m रिजल्टेंट 2। ठीक है, अगर हम m रिजल्टेंट 1 पहले वाले सिस्टम की लिखें और m रिजल्टेंट 2 mr2 दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो वो क्या टर्म है दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो m1 m रिजल्टेंट 1 कितना है m1 प्लस m2 और ये क्या है m रिजल्टेंट 2 इज m1 माइनस m2। तो टाइम पीरियड को लेकर के क्योंकि m1 प्लस m2 और ये क्या है m1 माइनस m2, आपको दे रखा है कितना ये 4m और ये लिखा जाएगा 2m, तो यहाँ 4m लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे 2m। तो t2 by t1 इज इक्वल टू पर्टिकुलर केस के लिए तो ये आपके पास होगी 4m और डिवाइडेड बाय कितना हो गया दैट इज 2m। तो m से m कट जाएगा, 4 का रूट 4 2 से कट के √2, इट मींस दैट t2 by t1 आपके पास √2 आ गया। तो t2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स t1। तो इस प्रकार से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हमारे पास शॉर्ट बार मैग्नेट है और उसको 30 डिग्री पे रखा गया है किसी फील्ड के साथ और फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 800 गोज और आपको होता है 1 गोज होता है भाई 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर। याद रखना, आगे डिस्कस करेंगे। तो 800 और गोज का 10⁻⁻40 आपके पास 2 डेसिमल से कट जाएंगे तो 8 × 10⁻⁻2 टेस्ला और इसके साथ कितना एंगल बना करके थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इस फील्ड के रेस्पेक्ट में। और जब इस फील्ड में 30 डिग्री पोजीशन पे रख रहे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क की वैल्यू देखते हैं तो 0.016। तो कहता है कि पहले पार्ट में तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टॉर्क गिवन है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mv sin थीटा और यहाँ से हमें b निकालना है तो इसका मतलब m निकालना है तो m will be is equal to tau divided by b sin थीटा। ये वैल्यू यूज कर देते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू तो होगी 0.016 और b की वैल्यू आपके पास 8 × 10⁻⁻2 और sin 30 लिखा जाएगा यहाँ पे और sin 30 होता है 1/2। ठीक है, 3 ये समझ लीजिए कि ये 2 इसको काट देगा 4 पे या फिर ये 2 कट करके ऊपर तो 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो इससे कटेगा तो 4 4 चौक 16। ठीक है, और इसकी ये काट देते हैं, ये 4 पे हो गया और इसको काटेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 तो मीन 16 × 10⁻³ और ये हो गया 4 × 10⁻²। ये 4 पे कट गया और ये 2 पावर कट जाएंगे 4 × 10⁻⁻1 तो ये आ गया 0.4 और क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर्स की। तो 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपके पास क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से फ्रॉम पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम डाइपोल अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 पे और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो इसने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 0 से और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पोजीशन पे फोर्सफुली हम लेके गए, मींस एक्सटर्नल वर्क किया गया। ठीक है, तो अनस्टेबल पोजीशन तक, तो स्टेबल पोजीशन तो होती है भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मींस इसको इनिशियल पोजीशन, और अनस्टेबल पोजीशन होती है फाइनल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वर्क डन भी बताइए। तो आपको पता है कि वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो वर्क लिखा जाएगा तो माइनस mv और अपने रिजल्ट निकाला था cos θ2 माइनस cos θ1 जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस mv cos
थीटा 2 कितना है अनस्टेबल पोजीशन का cos 180 माइनस cos 0, ठीक है। cos 180 होता है भी -1, ठीक है, और cos 0 होता है 1, तो ये -1 किससे साइन लिखा, तो ये हो गया -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से ट्वाइस ऑफ md। ये आपके पास वर्ग डन होगा 2m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, सॉरी निकाल दिया आपने 0.4 और b आपको दे रखा है 8 × 10⁻², ठीक है, और वर्ग किस में आता है जूल के अंदर, ठीक है। तो आपके पास इसको काट देंगे 8 दूनी 16, 16 से 64, ठीक है, और 64 में 6.4 और गुणा 10 की ताकत -2, ठीक है। तो ये आपने इसको सोल्व कर लिया, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 से 64 और गुणा 10 की ताकत -3 जूल, ठीक है। ये वर्क हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कहा कि इस केस में जो वर्क हुआ है ये आपने एक्सटर्नल फोर्स से किया, लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करें इस प्रोसेस में, ठीक है, तो वर्क कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो वर्क नेगेटिव लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वो जो वर्क डन होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस u, जो भी आपने किया है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है तो नेगेटिव ऑफ u कितना 64 × 10⁻³ जूल, डेसिमल में इसको आप कन्वर्ट कर लेना। थर्ड केस में क्या कहा कि कहता है कि उसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू कितनी है 0.4 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, आपने पढ़ा था कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड, तो इसने कहा कि इस बार मैग्नेट को आपने रिप्लेस कर दिया है कि इक्विवेलेंट सोलेनॉइड से, और सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1000 बाउंड की, तो कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट सेम रखने के लिए हम कितना करंट फ्लो करें, सारा सिस्टम बिल्कुल एज सच मेंटेन रह जाए, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कहेंगे बताइए, हमें मैग्नेटिक मोमेंट कितनी रखनी है, कितनी 0.40 एम्पीयर मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे कितने 1000 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁴ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट एल से उतनी रखने के लिए कितना करंट होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कितना था Ni, यहां से I की वैल्यू निकाल देते हैं भी m डिवाइडेड बाय n इनटू a, m की वैल्यू तो कितनी 0.40, राइट, और n कितने 1000 और एरिया कितना है 2 × 10⁻⁴, ठीक है। यहां से आप I की वैल्यू निकाल लीजिए, आप कह रहे हैं 3 डेसिमल यहां से काटते हैं इसका 10⁻⁴ के, तो कितना बचेगा ये I = 0.40 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴ कितना भाई 3 काट दें तो 1 बचा, ठीक है, और ये बाय 10 ही है, ठीक है, 10⁻⁻1 का मतलब तो 1/10, तो 1/10 पलट करके ऊपर चला जाएगा, 1/10 ऊपर पलट के चला जाएगा तो 4.0 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 2 एम्पीयर। तो इसका मतलब अगर करंट 2 एम्पीयर का फ्लो कर दे 1000 टर्न्स और इतने एरिया वाले, तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब दूसरा प्रॉब्लम हो देखिए, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क से रिलेटेड। सो इस प्रॉब्लम में आपको ये कहा कि शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखी 0.9 जूल पर टेस्ला, ठीक है, हमने कहा था एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर लिख दें, ठीक है, या जूल पर टेस्ला सेम है यूनिट। इज प्लेस्ड विद द एक्सिस 30 डिग्री पे रखा हुआ है, किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है। यदि उस मैग्नेटिक फील्ड में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करे कितना 0.063 जूल का, जूल कहते हैं न्यूटन मीटर कहते हैं की बात, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो मेंशन द ओरिएंटेशन इन विच द स्टेबल इक्विलिब्रियम विल अकर। तो आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि आपका थीटा = 0 और अनस्टेबल का पूछता तो आप कितना बोलते हैं 180 डिग्री की बोलते हैं। तो आप टॉर्क कितना होता है mb sin थीटा, तो यहां से b निकालोगे तो b = क्या आ जाएगा टॉ बाय m sin थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है आपको 0.063 और m की वैल्यू 0.9 और sin 30 हो गया 1/2, ठीक है, तो 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा और आप इसको काटेंगे तो 9 7 63 होता है, ठीक है, 7 पे 7 दूनी 14 तो 0.14 आपके पास आ जाएगा। तो 0. इसको देख लीजिए, ये हुआ 63 1 2 3 63
इंटू 10⁻⁻1 2 3 10⁻⁻3, ठीक है। ये 19 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 2, ठीक है। 10⁻⁻2 इसकी कट जाएंगी, 9 7 63 7 और 14 और प्लस की ताकत 1 बचेगी यहाँ से क्योंकि 2 ही तो कटी है, तो 10⁻⁻1 ये कितना है 0.14 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस। और फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा जब आपके पास थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा 0 डिग्री का मतलब कोस 0 की टर्म क्या होगी 1 होगी, ठीक है। और आपके पास u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, तो थीटा की टर्म 0 तो माइनस एम बी टर्म आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास किसको बताता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ये बताता है इसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बताता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे।